सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कोरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पिछले वाले टॉपिक्स में हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखा था, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट देखा था, इस वीडियो में हम लॉस ऑफ केमिकल कंजर्वेशन, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कि बहुत सारे केमिकल्स एक दूसरे से कंबाइन कैसे करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। सोचो, अगर हम कोई केमिस्ट्री बना रहे हैं, कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो कैसे कंबाइन होगा। 1.5 लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला चीज कि काफ़ी फेमस लॉ है, अब तुम लोगों ने सुना ही होगा। दिस लॉ वॉज पुट फॉर्थ बाई एंटोनी लॉइजर। तो इस लॉ को पहले दिया गया था एंटोनी लॉइजर के द्वारा 1789 पे। ही परफॉर्म द केयरफुल एक्सपेरिमेंट studies for combustion reaction and reached to the conclusion that in all physical and chemical changes। उन्होंने काफ़ी केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज परफॉर्म किया था और उन्होंने कंक्लूजन में आया था कि जितने भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंज होते हैं तो उनमें कुछ नया चीज़ नहीं बनता। कहाँ गया यार, एक सेकेंड। उसमें कुछ नया चीज़ नहीं बनता, बल्कि मास ड्यूटिंग के प्रोसेस, बल्कि एक मास ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ ट्रांसफ़र होता है मास, कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी। हैंस he reached to the conclusion that mass can मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कि जो मैटर है, मैटर गहरी बात है भाई। मैटर मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतनी गहरी बात थी, इसको याद रखना। जब भी कोई पूछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो मैटर है, मैटर कैन, मास नहीं ना, मैटर कैन नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन। दिस लॉ this law was formed for the basic several later developments in chemistry. In fact, this was the result for exact measurement of masses of reactant and product। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो रिएक्टेंट का मेजर था, जो प्रोडक्ट का मेजर था, वो सही होने लगे और अच्छे एक्सपेरिमेंट होने लगे, प्लान एक्सपेरिमेंट्स होने लगे लेवजर के द्वारा और ऑब्वियसली हमारे साइंस के द्वारा। इनके बदौलत ही हमें पता चला था एंटोनी लेविजर इन 1789। इतने बढ़िया चीज़ था। सोचो, अब तुम्हें पढ़ने के वक्त लगेगा कि कितना बकवास चीज़ है तुम लेकिन केमिस्ट्री का इन्होंने इतना बड़ा लॉ दिया था। उसके बाद है 1.5.2 लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट। इस लॉ को दिया गया था फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा। इन्होंने क्या कहा कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन बाई ऑफ एलिमेंट्स बाई वेट। तो कोई भी कंपाउंड मतलब दो दो एक से दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन हो, सॉरी, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं वो भी सेम परफेक्ट रेशियो में, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और जो परफेक्ट रेशियो में कंबाइन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ये कोई भी कंपाउंड हमेशा सेम प्रोपोर्शन में एलिमेंट की वेट कंटेन करता है। सेम प्रोपोर्शन में ही ना, प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वेट कंटेन करते हैं लेकिन प्रपोर्शन में, मेन चीज हाईलाइट करना, प्रपोर्शन। प्रॉस्ट वर्क विद 2 सैंपल्स ऑफ कुप्रिक कार्बोनेट। प्रॉस्ट ने वर्क किया था 2 सैंपल क्यूप्रिक कार्बोनेट से, क्यूप्रिक कार्बोनेट के। वन ऑफ द वाज नेचुरल, एक नेचुरल था एंड दूसरा सिंथेटिक था। ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वाज सेम फॉर बोथ सैंपल्स एज शोन इन बिलो। तो उन्होंने क्या पाया कि जो कंपोजिशन था एलिमेंट्स का वो दोनों में सेम था, दोनों में सेम था भाई। तो इससे क्या प्रूफ होता है, चाहे नेचुरल हो या सिंथेटिक, अगर हम कंपाउंड्स को सेम रेशियो में बनाएं, सेम रेशियो में बनाएं, रुक जाओ यार, रुक जाओ, पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। नेचुरल का परसेंटेज था, सिंथेटिक का परसेंटेज था। उन्होंने क्या कंक्लूड किया, चाहे कोई भी सोर्स हो, एक गिवन कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। सेम एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड चाहे नेचुरल हो सिंथेटिक हो, वो सेम एलिमेंट से कंबाइन होता है अगर वो सेम रेशियो के साथ या फिर प्रोपोर्शन के साथ जुड़े हो मास या फिर वेट से। मतलब किसी भी कंपाउंड को बनाना है ना, तो उससे सेम रेशियो, एग्जैक्ट सेम रेशियो या फिर मास से बनाना पड़ता है। द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन कंफर्म बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। तो
इसका जो वैलिडिटी है इस लॉ का, इसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया गया। दूसरा कलर लेते हैं, बहुत सारे लॉ के द्वारा प्रूव कर दिया गया। इट इज समटाइम्स ऑल्सो रिफर्ड टू एज लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन। कई बार इसे लॉ ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसे दिया गया था डाल्टन के द्वारा 1803 में 1803 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट एंड कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट एंड द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा मेरे ख्याल से। देखो, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। अगर ये दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड किया है, वाटर, एक में वाटर बना रहे हैं, दूसरे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो फिक्स मार्क्स वाला नंबर, फिक्स्ड with a fixed mass of the other element and the ratio of a small number। तो एक फिक्स मार्क्स वाला, एक फिक्स मास, इसका एक का फिक्स मास है, देख दोनों जगह 2-2 ग्राम है, और इसका 16 ऑक्सीजन का रेशियो में है, मतलब अलग अलग है। लेकिन अगर हम दोनों का रेशियो लें तो वो एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो आएगा। इन दोनों का रेशियो लें, स्मॉल होल नंबर 1/2, 1/3, 1/7, ऐसा कुछ स्मॉल होल नंबर क्या आएगा, जिसकी ये फिक्स मास वाले के साथ जो एलिमेंट रहते हैं ना, वो उसका रेशियो स्मॉल होल नंबर आएगा। सिर्फ इतना ही सही था। देखो, हाइड्रोजन फिक्स मास था, लेकिन जो 16 एंड 12 का 32 का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 1:2। एक बार और देख लेते हैं। ये लॉ क्या कहता है, अगर दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, और ऑक्सीजन है। अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके किसी रेशियो में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक से ज़्यादा ना, नोट करना, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन एक्स का मार्क्स फिक्स है एंड दूसरे का जो मास फिक्स नहीं है ना, तो दूसरे वाले रिएक्शन और पहले वाले रिएक्शन का जो वेट है, उन दोनों का जो रेशियो है वो स्मॉल होल नंबर आएगा। सिर्फ इतना ही सही था। मैं काहे कंजक्ट कर रहा था, मतलब इस पहले बार में मेरा याद नहीं हुआ था यार। 1.5.4 गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इस लॉ को दिया गया था गेल-लुसेक द्वारा 1808 पे। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब गैसेस कंबाइन होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन पे, they do in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure। तो इनका मानना क्या है भाई, कि जो जब गैसेस कंबाइन होते हैं या फिर बनते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन पे, तो इस तरीके से बनते हैं कि उनका जो वॉल्यूम है वो सिंपल हो रेशियो में, उनका जो वॉल्यूम होता है ना वो सिंपल रेशियो में रहता है। इसमें भी रेशियो आ गया है, बस ये गैस के लिए है और वॉल्यूम। और मेन चीज़ क्या रखना है कि जो गैसेस कंबाइन होते हैं ना, उन सब का गैसेस का टेम्परेचर हमें फिक्स रखना है, सेम रखना है। हाँ, एग्जांपल के तौर पे थस अगर 100 ml हाइड्रोजन कंबाइन करें 50 ml ऑक्सीजन के साथ, तो 100 ml वाटर वेपर दे रहे हैं। अगर 100 ml हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 50 ml ऑक्सीजन के साथ, तो इन दोनों का रेशियो देखो, 100 ml एंड 50 ml का रेशियो अगर तुम देखोगे, कहाँ ये 100 ml और 50 ml का रेशियो देखोगे तो क्या आएगा, 100/50, 1:1 आएगा ना, ऑब्वियसली सिंपल रेशियो में होगा। बोल रहा था Gay-Lussac's discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by volume। तो इनका जो डिस्कवरी था ना, ये वाला, आई थिंक इतना बड़ा हो भी सकता है यार, काफ़ी बड़ा डिस्कवरी था। इनका जो डिस्कवरी था वॉल्यूम रिलेशनशिप, वो एक्चुअली लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम है। इसलिए से हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहते हैं। मतलब ऑब्वियसली यार, इसमें भी रेशियो जुड़ा है ना, तो ये इसका ही बेटा समझो इस लॉ का। द लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर, कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उन्होंने ऑलरेडी स्टेट कर लिया था कि डेफिनेट रेशियो में कंपाउंड जोड़ता है, या फिर गैसेस भी कंबाइन करेगा डेफिनेट रेशियो में करेगा ना,
लेकिन नहीं, इनको अलग ही चूल है। नहीं, ऑब्वियसली होगा भाई, सॉरी सॉरी। Avogadro in 1808. Gay-Lussac was explained properly by the work of Avogadro law. Avogadro, Gay-Lussac law है ना, उसको Avogadro law ने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था 18011 पे। गहरी बात है 18011। ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम। इनकी बदौलत आज केमिस्ट्री बहुत आगे बढ़ गया है, इन सब के बदौलत। 1.5.5 एवोगाड्रोस लॉज एंड 1811 में एवोगाड्रो ने प्रपोज किया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो ने क्या प्रपोज किया कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है, इक्वल, मान लो 100 ml आप ऑक्सीजन ले लो, 100 ml वो नहीं, 100 ml CO2 ले लो, 100 ml, तो इन दोनों के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है ना वो सेम ही होंगे। चाहे कोई सा भी गैस ले लो, इन दोनों के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों के अंदर सेम होगा। कितना गहरी बात है भाई। Avogadro made a distinction between atoms and molecules, which is quite understandable. नोट डाउन करना, एटम्स की बात नहीं हुई, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है कि जो O2 का मॉलिक्यूल्स है और CO2 का मॉलिक्यूल्स है वो दोनों सेम होंगे, which is quite understandable in present times. If we considered again the reaction of hydrogen, अगर हम कंसिडर करें रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का जिसपे वो वाटर बनाता है, कि हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का कंबाइन कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ और 2 वॉल्यूम, शुरू से पढ़ के देखते हैं। हाइड्रोजन रहा, अगर हम रिएक्शन चेक करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, अगर वो वाटर बनाता है, अगर क्या वाटर बनाता है, तो हम देख सकते हैं कि जो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऑब्वियसली 2H 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ताकि वो वाटर बना सकें। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, आई थिंक नीचे हमें पता चलेगा। हाँ, प्रोडक्ट में भी देखो सेम अमाउंट में ही वॉल्यूम है। क्या आगे देखते हैं। नोट दैट फिगर इन 1.9, अगर फिगर 1.9 को देखें, फिगर 1.9 ये रहा। ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हर एक बॉक्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा है। इनफैक्ट हमारे जो अवोगाड्रो सर हैं और क्या बोला था, मॉलिक्यूल्स को पॉलीएटॉमिक होते हैं, बहुत सारे एटम्स बने होते हैं। मतलब उन्होंने पहले ही मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन दे दिया था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर कंसिडर्ड एज डायटोमिक, अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को डायटोमिक कंसिडर करें, देन द अबाउट रिजल्ट्स आर इजीली अंडरस्टैंडेबल, तो हमें ये जो अबाउट रिजल्ट है वो आसानी से समझ में आएगा। हाउएवर डाल्टन एंड अदर्स बिलीव that atoms of the same kind cannot combine, and molecules of oxygen और हाइड्रोजन containing 2 atoms did not exist। क्या बोल रहे हैं कि डेल्टन और अदर्स ने क्या बोला था कि एटम्स सेम काइंड, मतलब एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ ही नहीं सकते, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग 2 एटम्स डिड नॉट एग्जिस्ट। मतलब उनका मानना था कि 2 एटम जुड़ते नहीं, इसलिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो उसके बिना जी भी नहीं रहे। मतलब उन समय उन लोग को समझ था भाई। एवोगाड्रोस प्रपोजल्स वाज पब्लिश्ड इन द फ्रेंच जर्नल डी फिजिक, तो हमारा जो एवोगाड्रो का जो प्रपोजल था फ्रेंच जर्नल डी फिजिक पे लिखा गया था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग करेक्ट इट डिड नॉट गेन मच सपोर्ट। इतना सही होने के बाद भी ऑब्वियसली कई सारों के साथ होता है कि उन लोग सही तो होते हैं लेकिन उन बिना फेम वेम कैमरा वगैरह के, मतलब और अटेंशन के, उन लोग का काम घर का बात ही नहीं चलता, मतलब उनके काम को सराहना नहीं मिलता। आफ्टर 50 ईयर्स अभी भी देखोगे कि जो लोग बड़े प्रोफेसर हैं उन लोग गरीब हैं और उतना रिच नहीं है जितना होना चाहिए था। After 50 years, in 1816, the first international conference on chemistry was held in Karlsruhe, Germany, to resolve the various ideas. तो इससे 50 साल बाद 1816 में क्या हुआ, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था केमिस्ट्री पे, जो कि कार्लसरूहे जर्मनी में हुआ था, वेरियस आइडियाज के ऊपर। एट द मीटिंग स्टैनिस्लो कानिज़ेरो
प्रेजेंटेड अ स्केच ऑफ कोर्स ऑफ केमिकल फिलोसफी। उन्होंने केमिकल फिलोसफी के बारे में कुछ ज्ञान दिया था, विच एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रोस वर्क। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी क्या था यार? हाँ, मतलब ये एवोगैड्रो का काम निपट गया, सॉरी मतलब थ्योरी निपट गया। अब हम देखने वाले हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, although the origin of idea that matter is composed of small individual particles called alpha tomio dates back to the time Democritus, a Greek philosopher. It again started emerging as a result of several experimental studies which led to the laws of mentioned above. Deltons atomic theory कितना जरूरी है देख लेते हैं कि हालांकि जो ओरिजिन है इनका क्या बोलते हैं कि मैटर एक के पास एक ऐसा चीज होता है जो इंडिविजुअल होता है, जिसे हम कहते हैं एटम। एटोमियो ग्रीक में बोलते थे शायद, हाँ ऑब्वियसली। डेमोक्रिटस ने बताया था, जो ग्रीक फिलोसोफर है, डेमोक्रिटस के बारे में तुम देखना बड़े हो गए, जैसे तुम एग्जाम अगर क्रैक करोगे तो इस फिलोसोफर के बारे में जानना, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, फिलोसोफर्स के बारे में जानना ग्रीक लोगों का। मतलब उनका मानना था कि मैटर के अंदर एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं एटम। ये उनका नहीं मानना था, डेमोक्रिटस ग्रीक का मानना था। उन्हीं से इंस्पिरेशन है कि हमारे डेटल भैया ने ये लिया था इन 1808। इनका स्टोरी अभी शुरुआत नहीं हुआ था, सॉरी गाइस। अब हम देखते हैं 1808 में क्या हुआ था। डेल्टन ने पब्लिश किया था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, एक नया सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग। और उस पर इन्होंने कुछ चीज़ें प्रपोज किया था कि पहला चीज़, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर के पास इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, पहला इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, ऑब्वियसली एटम्स। मैटर के पास इंडिविजुअल एटम्स होते हैं जो फर्दर टूटा नहीं जा सकता। इसको हमने बात की बाद में करेंगे। दूसरा, जितने भी एटम्स हैं of a given element have identical properties including identical mass, atom of different elements different mass। हर एक एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट है उनका एटम, उन मान लो तुम एक एलिमेंट हो तो तुम्हारा जो एटम है, तुम्हारे बॉडी का पार्ट्स है, उन सब का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। चाहे तुम्हारा मास है, उसका हर एक एटम का मास सेम है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट मास, कि जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, मान लो मैं धीरज हूँ, तुम राहुल हो, तुम्हारा एटम और मेरा एटम में डिफरेंस तो है भाई, मतलब नो हेड टू राहुल, नो कॉम्पिटिशन ब्रो, वेयर ब्रो। मतलब एटम वो है कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो एटम का जो मास है वो भी डिफरेंट होगा। थर्ड, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन रेशियो। कंपाउंड्स तब बनते हैं, कितनी गहरी बात बोल दी थी इन्होंने, कि कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक फिक्स रेशियो में, रेशियो इंपॉर्टेंट है, रेशियो यहाँ पे जो वर्ड है रेशियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड्स जब डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड सेम रेशियो में कंबाइन करें तब जाके कंपाउंड बनते हैं। रेशियो ना। चौथा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। तो हमारे जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। दीज आर नेदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कितनी गहरी बात बोल दी थी यार। केमिकल्स में ना खाली रीअरेंजमेंट होता है, एक एटम्स इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, कुछ नया नहीं बनता। और हैंस प्रूव्ड मास के नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स भी, मॉलिक्यूल्स भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। गहरी गहरी बातें कहाँ से सीख के लाते हैं भाई साहब। सल्यूट सर को, डायडन सर को। सर बोलना कमेंट में कोई देख रहा हो तो प्लीज़ सारे साइंटिस्ट ओपी लिख देना, डाल्टन ओपी, एवोगैड्रो ओपी, एवरीबडी ओपी। डाल्टन थ्योरी को एक्सप्लेन द लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन का थ्योरी है ना, उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बता दिया। इस वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।